हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने जन्माष्टमी अच्छे से मनाई होगी, आपका दोबारा पढ़ने का मन कर गया होगा। ले लीजिए एक पेन और कॉपी और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। करंट अफेयर्स की न्यूज़ को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे एक भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिस ना हो। अगर कोई मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का उद्घाटन हमारे नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? क्या है कृषि मेघ? डिटेल में बात करते हैं। देखिए, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया है। ये किसने स्टेब्लिश किया है? ये लॉन्च किया है आईसीएआर का डेटा रिकवरी सेंटर, ठीक है। कौन है, किसने करा है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसका उद्देश्य क्या है करने के पीछे? तो इसका उद्देश्य है अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा को रक्षा करना और हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी मतलब NAARM में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर, क्या नाम है इसका? कृषि मेघ लॉन्च किया गया है, ये किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होता है हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर की न्यूज़ से होते हैं। हाल ही में हमने डिस्कस करा नरेंद्र सिंह तोमर को। अब हम डिस्कस करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक, PK मुत्तुसामी, राहत इंदौरी। कौन है ये लोग और हाल ही में करंट अफेयर्स की न्यूज़ में क्यों हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और ये शिक्षा मंत्री कब से हुए? जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 क्या है? देखिए, नई दिल्ली में वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 के न्यूनतम मानक शुरू किए हैं। ये विनियम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको बोलते हैं CEO, के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। मंत्री ने भारत की अद्वितीय वास्तुकला, इसके स्मारकों और मंदिरों के बारे में भी प्रकाश डाला है। तो ये न्यूज़ थी किसकी तरफ से? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी वीडियो लेंथी होने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि हम हर क्वेश्चंस को, हर ऑप्शन को डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के आगे निकलता चला जाऊंगा और 25-30 क्वेश्चन डेली के करा दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको डिटेल थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी वीडियो देखने बैठा करें ना, तो मन लगा के बैठा करें। ऐसा सोचा करें कि अगले आधे घंटे तक मुझे कोई काम ना हो, ठीक है, ताकि आप करंट अफेयर्स को अपडेट रहें, हमेशा करंट अफेयर्स को मिस ना करें। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा राहत इंदौरी। तो देखिए, राहत इंदौरी को आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत अच्छे गीतकार थे और शायर थे। तो मध्य प्रदेश के जाने माने उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। वे कोविड-19 सकारात्मक भी थे। कविता में 50 साल के करियर के साथ उन्हें मुन्ना भाई MBBS, करीब, घातक, इश्क जैसी हिट फिल्मों के गीतों के लिए जाना जाता था। उन्हें 1985 में बोझ विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य में PhD से सम्मानित किया गया था। ये थे राहत इंदौरी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में थे PK मुत्तुसामी। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये अगस्त 2020 में जाने माने तमिल फिल्म गीतकार थे। ये PK मुत्तुसामी का निधन हो गया है। उन्हें 2020 में अपना 100वां जन्मदिन पूरा करना था। ये 100 साल के होने वाले थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने सेंचुरी नहीं मार पाए ये, और ये इनका निधन हो गया है। तो मुत्तुमासी ने मुनकू मारम बर्मा जैसे यादगार तमिल फिल्मों के गीत लिखे हैं, जिसका अर्थ है पेड़ पृथ्वी पर बोझ है जो अभी भी प्रासंगिक है, ठीक है। और बात करें इनकी, तो ये थे, ठीक है, PK मुत्तुसामी। ये फोटो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला हैरिस किस देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई है? तो हाल ही में कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई है। बात करते हैं डिटेल में। देखिए, कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोए बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को अपनी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के लिए चुना है। उन्होंने एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति टिकट पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहली अश्वेत महिला का चयन करने के इतिहास बनाया है। सो ये पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये है कमला हैरिस, ठीक है। तो अभी हमने बात करी है अमेरिका की, अब हम किसकी बात करेंगे? इजराइल की, रूस की, पुर्तगाली। क्यों बात करेंगे इनके बारे में? क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही है। तो देखिए, हाल ही में इजराइल ने क्या किया है, एम्स के साथ एक एआई आधारित तकनीक साझा की है, मतलब शेयर करी है। क्या तकनीक शेयर करी है? देखिए, इजराइल ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक, एक उच्च अंत उपकरण दिए हैं। क्या है वो उपकरण? ये कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे हैं और इजराइल भारत का सहयोग का एक हिस्सा है। इसमें सीपीडी नामक एक 12 घंटे का कीटाणु शोधन उत्पाद भी शामिल है, जो संदूषण के नए हमलों के खिलाफ सतह की रक्षा के लिए सक्रिय रहता है। सो ये टेक्नोलॉजी दी है किसने? इजराइल ने, एम्स को। आगे बढ़ते हैं। कल भी मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी, लेकिन आज डिटेल में बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। रूस में हाल ही में कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने का पहला राष्ट्र। तो देखिए, रूस कह रहा है कि उसने दवा बना ली है। बस ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है, कोई भी दवा आने से पहले उसको पहले लैब में ट्रायल किया जाता है, उसके बाद उसका चूहे पे ट्रायल किया जाता है, उसके बाद उसका फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 होता है। तो ये जो दवा है, जो रूस कह रहा है हमने बना ली है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है दवा का? स्पुतनिक 5 रखा है शायद, उस दवा का नाम रखा है इसने सॉरी। तो क्या होता है, इन्होंने क्या करा, ये फेज कंप्लीट करा, लेबोरेटरी में कंप्लीट करा, चूहे पे करा, फर्स्ट फेज का करा, सेकंड फेज का करा। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेकंड फेज का रिजल्ट भी नहीं आया और उन्होंने थर्ड फेज तो करा ही नहीं, ठीक है, और कहा कि हमने दवा बना ली है। तो ऐसा नहीं है कि अभी परमानेंट कोई दवा आ गई है। अगर ऐसा ही होता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड है, उसकी दवा थर्ड फेज में चल रही है, थर्ड फेज में एंटर कर चुकी है, सेकंड के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उसने तो नहीं बोला कि हमने दवा बना ली, उसने तो बेचना स्टार्ट नहीं करा। और रूस कह रहा है कि मेरे पास 1 अरब कुछ की डिमांड आ चुकी है और हमने दवा बना ली है। कह रहे हैं कि कल तो मैंने एक पिक्चर देखी जिस पे लिखा हुआ था व्लादिमीर पुतिन ने कि ये दवा बहुत सुरक्षित है, सबसे पहला टीका मैंने अपनी बेटी को लगवा भी लिया है। बट देखिए, सच जो है वो ये है कि हाल ही में इनके पूरे फेज कंप्लीट नहीं हुए थे और इन्होंने क्या करा, जो सेकंड फेज होता है उसी पे इन्होंने रिजल्ट भी का भी वेट नहीं करा और इन्होंने बोल दिया कि हमने दवा बना ली है, ठीक है। सो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, और बाकी क्या बोला गया है, तो देखिए, रूस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र बना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस मानव परीक्षण के 2 महीने से भी कम समय में कोविड वैक्सीन को नियामक मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 महीने से कम समय में। देखिए, और बात करें कि ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो ये मॉस्को के गामालिया संस्थान एक उसके द्वारा बनाई जा रही है। और जो रूस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, सुरक्षा डिपार्टमेंट है, उसने बनाई है, ठीक है। सो इन दोनों ने मिलकर बनाई है। और देखिए, ऐसा कहा गया कि ये प्रभावी रूप से काम भी करती है और मजबूत प्रतिरक्षा बनाती है और सभी आवश्यक जांचों को पारित कर चुकी है। बट जो मैंने आपको बताया वो भी एक तरह से सच है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल हमारे ऑप्शन में क्यों था, तो देखिए, रोनाल्डो बने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। तो हाल ही में पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। रोनाल्डो ने 37 गोल के साथ 2019 से 20 स्तर समाप्त किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ही स्तर में सबसे अधिक गोल दर्ज करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लब के दिग्गज फेलिस बोरेल के पास 80 से अधिक वर्षों तक का यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने 1933 से 34 में सेरी ए और डिफ्रेक्ट मित्रोपा कप में 36 गोल किए थे, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी रोनाल्डो से, पुर्तगाल से। बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, केन्या में अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है।
तो केन्या में अगले उच्चायुक्त के रूप में वीरेंद्र पॉल को, देखिए पोल है ये, पोल, वीरेंद्र पॉल को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं डिटेल में। देखिए वीरेंद्र पॉल केन्या में अगले उच्चायुक्त होंगे। विदेश मंत्रालय MEA ने केन्या, उज्बेकिस्तान और कोंगो के लिए नए दूतों की घोषणा की है। बात करें, देखिए किस किस के लिए, केन्या, उज्बेकिस्तान और कोंगो के लिए। वीरेंद्र कुमार पॉल को केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान गणराज्य का अगला राजदूत नियुक्त किया है और रामकरण वर्मा को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो मैंने नॉमिनेशन में आपको 3 अपॉइंटमेंट्स में 3 न्यूज़ बता दी है। बाकी बात करते हैं हमारे ऑप्शंस को, जैसे राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और सोमा मोंडल। ठीक है, सो देखिए बात करें सोमा मोंडल की, तो सेल की अगली अध्यक्ष है। तो मुझे आप सेल की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो सोमा मोंडल के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड। वह वर्तमान में सेल के निदेशक वाणिज्यिक हैं और अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है तो वह देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच देंगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। वो क्यों न्यूज में है, हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कार्यकाल में 3य वर्ष के वृत्तांत की पुस्तक का अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचन किया गया। पुस्तक का शीर्षक क्या है, कनेक्टिंग, कम्युनिटिंग और चेंजिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिटिंग एंड चेंजिंग। पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई बुक केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की। तो उन्होंने क्या न्यूज़ है, देखिए उनके से क्या न्यूज़ है। तो प्रधानमंत्री मोदी 13 अगस्त को एक मंच का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मंच लॉन्च करेंगे। ठीक है, एक और बार सुनिए, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मंच का लॉन्च करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल ही में वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए हैं। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया है। तो हमने पिछले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सबको। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस आयोग द्वारा सरकार ने 14 स्टेट्स को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो हाल ही में वित्त आयोग के, और कौन सा वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, 15th वित्त आयोग। देखिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार ने 15th फाइनेंशियल कमीशन द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे की 5वीं सम्मान मासिक किस्त के तहत 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें से कुछ राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा आदि। यह उन्हें कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शंस को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वित्त आयोग हमने डिस्कस कर चुके हैं। PCB क्या है, भारत ताइक्वांडो क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि BSE क्या है। तो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नेशनल लेवल पे है ये। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। ठीक है, BSE ने सर्राफा संघों के साथ समझौता किया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों, अकोला सराफा संघ
अकोला सराफा स्वर्णाकार युवा संघ के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संघ सराफा की खुदरा बिक्री और व्यापार से जुड़े सदस्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। समझौते का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में दोनों व्यापार निकायों द्वारा प्रस्तुत बीएसई और भौतिक बाजारों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। तो ये था बॉम्बे स्टॉक से। बात करते हैं बिहार पीसीबी की। तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। किसने? बिहार ने। पीसीबी क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए पीसीबी क्या है। तो पीसीबी क्या है, देखिए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन किया है। राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मंच की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता उच्च रिजोल्यूशन पर PM 2.5 के स्रोतों और परिवहन की पहचान करने में मदद करेगा और बोर्ड को प्रभावित समन उपायों की पहचान करने में मदद करेगा। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार से। तो देखिए, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा, जो पॉल्यूशन होता है उसमें 3-5 गैसों को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे PM 2.5 है, PM 10 होगी या फिर नाइट्रोजन होगी, ऐसे ना ये 5 गैसेस हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ये 5 गैस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत ताइक्वांडो ऑप्शन में था, तो ताइक्वांडो क्यों ऑप्शन में था? उन्होंने एक आयोग की स्थापना की है। भारत ताइक्वांडो ने अपनी एथलीटों के कल्याण के लिए एक रेफरी और एक एथलीट आयोग की स्थापना की है। रेफरी कमीशन रेफरी के प्रशिक्षण पर ध्यान देगा ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष खेल का पालन किया जाए, और एथलीट आयोग एथलीटों की सर्वोत्तम हितों की देखभाल करेगा और किसी भी और हर पर्सन का जवाब देगा जो उनके पास हो सकता है। सो ये न्यूज़ थी भारत ताइक्वांडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 12 अगस्त को नेशनल यूथ डे मनाया गया है। बात करें डिटेल में, सो इसके बारे में डिटेल से बात करने से पहले 7 अगस्त, 8 अगस्त और 11 अगस्त को जो भी डे मनाया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये 3 चीज़ें देखिए, कौन सा डे मनाया गया? इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। थीम क्या थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट। अब हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1999 में युवाओं के विषय में सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में नामित किया था। पहला इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था, तब तक सालाना मनाया जा रहा है, ठीक है। 12 अगस्त की ही बात हो रही है तो एक और डे देखिए, विश्व हाथी दिवस। हाथियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। देखिए, 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस शुरुआत किया गया था। वैसे दुर्दशा तो अभी भी है, देखो आपको थोड़े टाइम पहले पता होगा कर्नाटका में या केरला में, कर्नाटका में हुआ था कि एक हाथिन को उन्होंने कुछ पटाखे वगैरह खिला दिए थे और फिर उसके वजह से उसके बच्चे की और उसके दोनों की मौत हो गई थी। सो ये सीन बहुत चर्चा में था। तो हाथियों के लिए अवेयरनेस, देखो यार, हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, हमारी जो लाइफ साइकिल है, उसमें हर चीज़ होना ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को गायब नहीं कर सकते। सो किसी पे भी इतना अत्याचार ना करिए कि जो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सो हाथी एक लुप्तप्राय प्रजाति है और कुछ दशकों में राजसी जानवरों की आबादी कम हो गई है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे की हमने बात करी, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ हम अगर हम हाथियों की बात चल रही है तो हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव हाथी संघर्ष पोर्टल, मतलब पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर एक दस्तावेज जारी किया है और मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। सुरक्षा पोर्टल का नाम देख लीजिए, सुरक्षा। फरवरी 2020 में गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर पार्टियों के 13वें सम्मेलन CMC में प्रवासी प्रजातियों सम्मेलन के
प्रिसिस्ट में भारतीय हाथियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। सो आप पोर्टल का नाम याद रखिएगा। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एयर सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट ने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली हवाई अड्डे ने भारत में आने वाले सभी यात्रियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में के सहयोग के संपर्क रहित समाधान विकसित, मतलब कांटेक्ट में ना आना, विकसित करने के अंतर्राष्ट्रीय आगमन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसने 8 अगस्त 2020 को प्रभावी पहला ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च किया है। भारत ने आने वाले सभी यात्री हवाई अड्डे के पोर्टल के माध्यम से अपने स्वयं के घोषणा और छूट फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर हम बात करें बाकी न्यूज़ की, देखिए दिल्ली हमने डिस्कस करा। बात करें बेंगलुरु, बॉम्बे और गुजरात की, तो देखिए बॉम्बे में तो हाल ही में क्या हुआ है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा होगा, जब हम ट्रैफिक सिग्नल को जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की या एक आदमी की पिक्चर बनी हुई होती है। लेकिन अब बॉम्बे में क्या किया गया है, वहाँ पे लड़कियों की भी पिक्चर बनी होगी। ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल में जो होता है ना, वहाँ पे अब लड़कियों की भी पिक्चर बनी होगी। ठीक है। और अगर बात करें बेंगलुरु क्यों न्यूज़ में है, तो बेंगलुरु में वैक्सीन अनुसंधान केंद्र कर्नाटक सरकार अटलांटा विश्वविद्यालय के एमोरी वैक्सीन केंद्र के साथ मिलकर बेंगलुरु में एक इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित के लिए सहयोग कर रही है। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने की, जो कि IT और BT मंत्री भी हैं। और अगर हम हमारे लास्ट ऑप्शन की बात करें लद्दाख की, तो देखिए लद्दाख ने पुलिस झंडे का अनावरण किया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने 11 अगस्त 2020 को नवगठित पुलिस बल के झंडे, गठन चिन्ह और एपोलेट्स का अनावरण किया है। 23 मई 2020 को अलग लद्दाख पुलिस अधिसूचना का गठन हुआ है। हिम तेंदुए इन एक्शन के साथ गठन संकेत कठोर और बेहद इलाकों में शक्ति और धीरज का प्रतीक है। तो देखिए ये है, इन्होंने ये झंडा लॉन्च किया है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने फ्रेंच पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो लोकसभा ने हाल ही में फ्रेंच पाठ्यक्रम शुरू किया है। देखिए लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में शुरुआती स्तर पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोर्स के लिए 57 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया है। निकट भविष्य में जर्मन, स्पेनिश, रूसी और अन्य महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कोर्स का उद्घाटन लगभग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। आगे बात करते हैं, ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। बहुत टाइम बाद एक सुप्रीम कोर्ट से न्यूज़ आई है, तो आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, कौन से नंबर के हैं, पहले कौन थे, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले कहाँ हुई थी, ठीक है, और कब हुई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेटियों को संपत्ति के समान अधिकार सुप्रीम कोर्ट क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार के संपत्ति में बराबर संदायदाता संयुक्त उत्तराधिकारी का अधिकार होगा, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 से पहले ही मर गए हों। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा में 6 में उपबंधित प्रावधान संशोधन के पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को संदायदाता की स्थिति से सम्मानित करता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे शायद हो सकता है थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पुरुष और महिला का वो कम हो सके। बहुत अच्छा स्टेप है ये। बात करते हैं यूरोपीय संघ की। तो देखिए यूरोपीय संघ ने हाल ही में बाढ़ पीड़ितों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। तो यूरोपीय संघ बांग्लादेश, भारत, नेपाल सहित दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रभावी वाली गंभीर बाढ़ के लिए मानवीय सहायता के रूप में 1.65 मिलियन यूरो दान करेगा। आपदाओं से प्रभावित परिवारों का समर्थन करने के लिए 2020 में पहले से ही घोषित 1.8 मिलियन यूरो के बाद यह धन दिया जा रहा है। तो पहले 1.8 मिलियन दे चुके हैं, अब 1.65 और देंगे। ये क्षेत्र में आपदाओं के पीड़ितों के लिए यूरोपीय संघ के समर्थन को 3.45 मिलियन यूरो तक बढ़ाता है। हाल ही में नंबी नारायण पूर्व वैज्ञानिक को जासूसी आरोपों से बरी करके मानहानि का भुगतान किया है। नंबी नारायण किससे संबंधित है? देखिए ये इसरो के एक वैज्ञानिक थे, पूर्व वैज्ञानिक। इन पे कुछ आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब वो आरोप से इन्हें बरी कर दिया गया है और सरकार ने कहा है कि इनको अरेस्ट करके इन पे आरोप लगा के हमने इनकी मानहानि का नुकसान किया है। ठीक है।
अगर बात करें हम चीन की, तो हाल ही में चीन के साथ मेजर जनरल के साथ बात हुई है, किसको लेकर? जो डेपसांग पास है ना, डेपसांग पास, उसको लेकर हाल ही में बात हुई है, ठीक है, मेजर जनरल के साथ। बात क्या करें पेटीएम की, तो पेटीएम ने सबसे पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओसी लॉन्च किया है। अगर बात करें पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस होता क्या है, तो देखिए, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, अपना कार्ड स्वैप करते हैं। जिस मशीन में आप कार्ड स्वैप करते हैं उसे बोलते हैं पीओएस, ठीक है। हाल ही में पेटीएम ने एक जेब में कैरी करने वाला एक कैरिएबल पीओएस मशीन लॉन्च किया है, जो कि आप जेब में भी कैरी कर सकते हो, हर जगह ले जा सकते हो, तो बहुत छोटा है, ठीक है। बात कर ली हमने पेटीएम की। तो हमारी लास्ट न्यूज़ है, सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार मिला है। सुदर्शन साहू पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार सुदर्शन साहू को कला में उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें 1 लाख रुपए तक के चेक के साथ एक पट्टिका अंगवस्त्र दिया जाएगा। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।